नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए ताकत झोंक रही है, जबकि कांग्रेस 10 सालों का सूखा दूर करने के लिए जोर लगा रही है। हरियाणा की सत्ता की दशा और दिशा जाट, ओबीसी और दलित समुदाय तय करते हैं, और इन्हीं तीनों जातियों के इर्द गिर्द बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने दांव खेले हैं। ऐसे में देखना है कि किसका समीकरण सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने का काम करता है। 90 सीटों का हाल, समीकरण बदल रहे चाल। बीजेपी बनाम कांग्रेस बाकी मुकाबले से बाहर। अहिरवाल जीटी रोड बेल्ट, बीजेपी का गणित सेट। कांग्रेस का सियासी गढ़ जाटलैंड और बांगर। दलित जाट एकता, कांग्रेस को मिलेगा बड़ा फायदा। वोट में हुआ बंटवारा, बीजेपी को मिलेगा सहारा। तेईस सीटों पर टक्कर, किसके पक्ष में वोटर? चुनावी हवा का रुख, कांग्रेस का दावा मजबूत। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार काफी रोचक बनता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी दलों ने अपने अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रही है, तो कुमारी शैलजा के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने का ऐसा दांव चला है। ऐसे में चुनाव जाति और आरक्षण के मुद्दे पर सिमटता नजर आता है। चरम सियासी पारे के बीच आपको हालिया चुनावी हवा के रुख के बारे में बताते हैं। हरियाणा में बीजेपी अपनी सरकार के पोर्टल सिस्टम को करप्शन खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार बताती रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इसे खत्म करने का वादा कर रही है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। इससे पहले हमने मतदाताओं, पॉलिटिकल पार्टियों और एक्सपर्ट से बात कर चुनावी हवा के हालिया रुख को समझा। उनके हिसाब से हवा का रुख वोटिंग से 2 हफ्ते पहले कांग्रेस 40+ सीटों पर बढ़त में दिख रही है, वहीं बीजेपी 18 से 23 सीटों पर मजबूत दिख रही है। हालांकि जाट और दलित वोट बटे तो बीजेपी की मजबूती बाकी सीटों पर भी बढ़ सकती है। 2 से 4 सीटों पर इनेलो और निर्दलीय मजबूत दिख रहे हैं। 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। यहां अगले 10 से 12 दिनों में मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। मतदान की तारीख आने तक ये आंकड़ा बदल सकता है। 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी अभी 18 से 23 सीटों पर भारी है। जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट में उसके प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। पार्टी के रणनीतिकारों को उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ जा रहे वोट बैंक में इनेलो, जेजेपी, आप और बागी निर्दलीय सेंध लगाते हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ भी सकती हैं। निर्दलीय हमेशा से हरियाणा में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। इस बार भी 1 से 2 सीटों पर निर्दलीय कैंडिडेट भारी नजर आ रहे हैं। रीजनल पार्टियों में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया है। ये गठबंधन 2 से 3 सीटों पर मजबूत दिख रहा है। दूसरा क्षेत्रीय दल दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है। दुष्यंत ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से गठजोड़ किया है। वहीं आम आदमी पार्टी पहली बार अपने बूते लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन केजरीवाल फिलहाल चौंकाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा की कुल आबादी में 20% से ज्यादा अनुसूचित जातियां हैं। राज्य की 17 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। 2019 में बीजेपी ने इनमें से 5 और कांग्रेस 7 सीटें जीती, बाकी जेजेपी निर्दलीय को गई थी। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों रिजर्व सीटें अंबाला सिरसा से हार गई। कांग्रेस 17 रिजर्व सीटों में से 11 पर आगे रही। अगर इनेलो, बीएसपी और जेजेपी एएसपी गठबंधन के चलते दलित वोट बटे तो फायदा बीजेपी को मिलेगा,
कांग्रेस के लिए सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी कोड़ में खाज साबित हो सकती है। बीजेपी कांग्रेस दोनों बागियों से जूझ रही है। कांग्रेस अपने 36 और बीजेपी 33 बागियों को मना चुकी है, लेकिन आज भी 15 सीटों पर बीजेपी के 19 और 20 सीटों पर कांग्रेस के 29 बागी मैदान में हैं। बाकी जिस पार्टी के वोट बैंक में जितनी ज्यादा सेध लगाएंगे उसे उतना ही नुकसान होगा। लोग बीजेपी से कम और उसके नेताओं से ज्यादा नाराज हैं। हाईकमान भी इसे भांप चुका था, इसलिए उसने बीजेपी के 41 विधायकों में से 15 के टिकट काट दिए। टिकट कटने वालों में 4 मंत्री थे। लोगों को सबसे ज्यादा नाराजगी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से रही। इसी वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी जगह नायब सैनी को सीएम कुर्सी पर बैठाना पड़ा। हालांकि ग्राउंड पर इसका खास असर नजर नहीं आता, क्योंकि सैनी को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए महज 51 दिन मिल पाए हैं। इसके उलट कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए अपने सभी 31 विधायकों को रिपीट किया है। बीजेपी को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान जीटी रोड बेल्ट का रहा है। 2014 में पार्टी की 47 में से 21 सीटें और 2019 में 40 में से 12 सीटें जीटी रोड बेल्ट से आईं। जीटी रोड बेल्ट मनोहर लाल खट्टर नायब सैनी के साथ सरकार में रहे। अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, सुभाष सुधा, महिपाल ढांडा जीटी रोड बेल्ट से आते हैं। स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता भी यहीं से हैं। इस रीजन में ज्यादातर वोटर गैर जाट हैं और बीजेपी की सियासत इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इस बार खट्टर मैदान से बाहर हैं और सैनी को सीट बदलते हुए करनाल की जगह लाडवा से उतारा गया है। जगाधरी में आपके टिकट पर उतरे कांग्रेस के बागी आदर्श पाल गुर्जर बिरादरी से आते हैं और वो शिक्षा मंत्री रहे कंवरपाल गुर्जर को सीधे नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंबाला कैंट में अनिल विज को पिछले 3-4 चुनाव के मुकाबले इस बार कई गुना ज्यादा पसीना बहाना पड़ रहा है। एंटी इनकम्बेंसी के कारण स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता और सुभाष सुधा की राह भी कठिन दिखती है। कांग्रेस 2019 के मुकाबले इस इलाके में बेहतर प्रदर्शन करेगी और बीजेपी की सीटें सिंगल डिजिट तक समेट सकती है। हरियाणा का अहिरवाल दूसरा ऐसा इलाका है जहां बीजेपी स्ट्रांग रही है। बीजेपी ने 2014 में अहिरवाल की सभी 11 और 2019 में 11 में से 8 सीटें जीती। अहिर बाहुल्य इस इलाके में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा या प्लस पॉइंट कहें तो वह राव इंद्रजीत सिंह है। कांग्रेस के बड़े लीडरों में कैप्टन अजय सिंह यादव और राव दान सिंह इसी बेल्ट से आते हैं। बीजेपी में अभय सिंह यादव और राव नरवीर जैसे इक्का दुक्का चेहरों को छोड़ दें तो पूरी अहिर बेल्ट को राव इंद्रजीत अपने हिसाब से हाँकते रहे हैं। उनका यही स्टाइल इस बार उनकी मुसीबतें बढ़ाता दिख रहा है। अटेली से अपना पॉलिटिकल डेब्यू करने जा रही उनकी बेटी आरती पहले ही चुनाव में फंसी हुई नजर आती है। यहाँ राव विरोधी उनकी मुश्किलें बढ़ाने में जुटे हैं। नारनौल में ओम प्रकाश यादव और नांगल चौधरी में अभय सिंह यादव की स्थिति कुछ ठीक है। कांग्रेस की बात करें तो महेंद्रगढ़ सीट पर राव दान सिंह और रेवाड़ी में कैप्टन अजय यादव के बेटे और लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव कंफर्टेबल पोजीशन में है। राव इंद्रजीत के भाई राव यदुवेंद्र ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया तो कोसली में कांग्रेस के जगदीश यादव जीत सकते हैं। गुरुग्राम, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी और बावल में अगले 10-12 दिन में ऊंट किस तरफ बैठ सकता है पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे शासन करती है उसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर कोई एक राज्य है तो ये मेरा हरियाणा है। हरियाणा के अंदर पहले 2 दल की सरकारें आती थी और जाती थी। एक दल आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था और दूसरा आता था तो गुंडागर्दी बढ़ती थी और दोनों में परिवारवाद चरम सीमा पर था, जातिवाद परम सीमा पर था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा की सरकार बनाई है। पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, हमने विकसित हरियाणा का संकल्प लिया और हरियाणा में 1700 करोड़ 3700 करोड़ से सड़कों का जाला बुनने का काम किया। 47,000 करोड़ की 51 परियोजनाएं मोदी जी ने पूरी की है। 35,000 करोड़ की 30 योजनाएं प्रगति पर है और 20,000 करोड़ का डीपीआर बन चुका है। देखिए, हरियाणा पहले से सेना को
सेना के उसमें बहुत ज़्यादा जुड़ा रहता था। सेना में काफ़ी भागीदारी रही है हरियाणा की, और खेल जगत में उससे भी ज़्यादा भागीदारी रही है। जितने भी गोल्ड मेडल आए हैं खेल जगत में वो हरियाणा ने दिए हैं। और राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में जो चेहरे अब आए हैं वो नए ही हैं, पुराने सियासत चेहरा अभी नहीं है, वो नए ही हैं, और नयों को हमने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी है कांग्रेस पार्टी ने। बीजेपी पर दक्षिण हरियाणा में 2019 वाला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। यूपी और दिल्ली से लगते इलाके में बीजेपी ने पिछली बार 9 में से 7 सीटें जीती थी। हरियाणा का हार्ट कही जाने वाली बांगर बेल्ट में बड़े चेहरों के आमने सामने होने के कारण सबकी नजर इस पर है। सर छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह के साथ साथ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश जेपी इसी इलाके से आते हैं। 2019 में इन तीनों परिवारों को हार झेलनी पड़ी थी। पुराना रोहतक और जाटलैंड कहलाने वाले इस इलाके में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत के इस एरिया में मौजूद मोदी वेव के बावजूद बीजेपी ना तो 2014 में यहां पर बढ़त बना पाई, ना ही 2019 में। यूपी और दिल्ली से लगते दक्षिण हरियाणा के फरीदाबाद पलवल इलाके की 9 सीटें दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। मोदी लहर के बावजूद 2014 में बीजेपी यहां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन 2019 में बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा की 9 में से 7 सीटें जीत ली। ब्रजभूमि से लगते इस इलाके में गुर्जरों का प्रभाव है। फरीदाबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद बने बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर इस बिरादरी का प्रमुख चेहरा हैं। इस बार वो फरीदाबाद एनआईटी सीट से अपने बेटे देवेंद्र चौधरी के लिए टिकट चाहते हैं। इसके चलते यहाँ कैंडिडेट का ऐलान नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक रुका रहा। उसके बाद पार्टी ने गुर्जर के बेटे की जगह विपुल गोयल को टिकट थमा दिया। कांग्रेस में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के अलावा नीरज शर्मा और करण दलाल इसी इलाके से हैं। दिल्ली से सटे होने के कारण यहाँ आम आदमी पार्टी का असर है। दक्षिण हरियाणा शहरी वोटरों ने साथ दिया तो फरीदाबाद सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। फरीदाबाद, एनआईटी, बड़खल, पलवल और होडल में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर दिखती है। हतीन, तिंगाव और पृथला में मुकाबला 50-50 है। हरियाणा का हार्ट कही जाने वाली बांगर बेल्ट पर बड़े चेहरों के आमने सामने होने के कारण सबकी नजर रहती है। सर छोटू राम के नाती बीरेंद्र सिंह के साथ साथ कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला और जयप्रकाश जेपी इसी इलाके से आते हैं। 2019 में इन तीनों परिवारों को हार झेलनी पड़ी थी। इस बार इन तीनों नेताओं के बेटे कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैथल में रणदीप के बेटे आदित्य सुरजेवाला को शुरुआती एज है, लेकिन कलायत में जयप्रकाश जेपी ने विवादित बयानबाजी से अपने बेटे विकास सहारन की राह मुश्किल बना दी है। जिंद की हाई प्रोफाइल सीट उचाना में बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह कड़े मुकाबले में फंसे हैं। जाट वोट बटे तो 2019 में अपनी मां प्रेमलता को जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के हाथों मिली हार का बदला लेने की ब्रजेंद्र सिंह की राह मुश्किल हो जाएगी। चौटाला परिवार भी उचाना से ताल ठोकता रहा है। ओम प्रकाश चौटाला को सजा होने के बाद उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने अलग पार्टी बनाते हुए ये सीट खुद के लिए चुनी, लेकिन इस बार के नतीजे उनके लिए शायद ही सुखद रहे। जिंद की जुलाना सीट रेसलर विनेश फोगाट की वजह से चर्चा में है। विनेश का ये पहला चुनाव है और उन्हें जिताना कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। संफीदो और जिंद शहर में कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है। नरवाना में इनेलो कैंडिडेट विद्या रानी चौंका सकती हैं। कैथल की पुंडरी सीट पर 6 बार से निर्दलीय उम्मीदवार जीतता रहा है और इस बार भी कांग्रेस के बागी सतबीर भाड़ा यह रिकॉर्ड बरकरार रख सकते हैं। गौ सेवा करते हुए भाड़ा 2 चुनाव हार चुके हैं, इसलिए वोटरों में उनके प्रति कुछ सहानुभूति है। ओबीसी वर्ग से आने वाले सतबीर भाड़ा को रोड बिरादरी के वोट कांग्रेस बीजेपी में बंटने का फायदा मिल सकता है। भाड़ा कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला ग्रुप से जुड़े थे और पार्टी टिकट सुल्तान जडोल के हिस्से में जाने पर वो निर्दलीय उतर गए। पुराना रोहतक और जाटलैंड कहलाने वाले इस इलाके में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा है। रोहतक, झज्जर और सोनीपत के जाटलैंड एरिया में मोदी वेव के बावजूद बीजेपी न तो 2014 में बढ़त बना पाई और न ही 2019 में। इस बार हुड्डा अपने किले में ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं। रोहतक, झज्जर की 8 में से 7 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं। उधर कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ने नुकसान नहीं किया तो महम सीट भी दांगी परिवार जीत सकता है। कांग्रेस के पुराने दिग्गज आनंद सिंह दांगी 2019 का चुनाव महम में निर्दलीय बलराज कुंडू से हार गए थे। इस बार आनंद सिंह दांगी ने अपने बेटे बलराम दांगी को मैदान में उतारा है। सोनीपत की 6 में से 4 सीटों बड़ौदा, गोहाना, राई और खरखोदा में कांग्रेस बेहतर स्थिति में है। गन्नौर में कांग्रेस कैंडिडेट कुलदीप शर्मा और सोनीपत में सुरेंद्र पवार को सबसे बड़ा सहारा हुड्डा का है। गन्नौर में जाट वोटरों का झुकाव
बीजेपी के बागी देवेंद्र कादियान की तरफ है। कन्नौर सीट पर अब तक 13 चुनाव हुए हैं और इनमें से 6 बार विनिंग मार्जिन 2000 से कम रहा है। सिर्फ 3 चुनाव ऐसे रहे जब जीत का अंतर 10,000 से अधिक पहुंचा। इस बार भी यहाँ करीबी मुकाबला है। सोनीपत सीट से 2019 में विधानसभा चुनाव जीते सुरेंद्र पवार पर पिछले दिनों ईडी की रेड पड़ी थी। वो 24 जुलाई से जेल में हैं। पवार का प्रचार उनकी पुत्रवधू समीक्षा पवार और दोस्तों ने संभाल रखा है। सोनीपत में कांग्रेस को बीजेपी की गुटबाजी का फायदा मिल सकता है। यहाँ पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन और उनका परिवार कांग्रेस से आकर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे निखिल मदान की मदद से इनकार कर चुका है। भाजपा की सरकार आई, उसके पहले खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जरा जोर से बोलो, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने हजारों युवाओं को ना खर्ची ना पर्ची, घर पे पोस्टमैन आकर अपॉइंटमेंट देकर गया है, ऐसे पारदर्शिता से भर्ती करने का काम किया। हमारी बहन यहां खड़ी है, तब मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में, आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, ये राहुल बाबा को भी कहने आया हूं, 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। देखिए, समय के अनुसार अभी तक जितना भी काम हुड्डा साहब ने किया है वो हरियाणा के लिए ऊंचाइयों पर, उनकी अर्थव्यवस्था पर अच्छा काम किया है हुड्डा साहब ने, और आगे भी हुड्डा साहब काम करेंगे। और रही बात महिला की, अगर महिला की जरूरत जब हम पड़ेगी और जब विधानसभा से उमड़ के कोई महिला ऊपर आती है तो आने वाले समय पे मुख्यमंत्री भी घोषित हो सकती है, इसमें कोई दोराई वाली बात नहीं है। इंदिरा जी हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो सीएम कोई बड़ी बात नहीं है कि हरियाणा कभी भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन फ्यूचर समय आने के बाद। पागड़ इलाका हरियाणा के 3 लाल परिवार यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की कर्मभूमि रहा है। विधानसभा सीटों के लिहाज से ये जीटी रोड बेल्ट के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है। यहां के 5 जिलों में जाट वोटर्स का डोमिनेंस है और इस बार यहां रिजल्ट मिक्स रहने के चांसेस है। मुस्लिम बाहुल्य मेवात जिले की 3 सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती। पिछले साल हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए दंगों के कारण नूं देश दुनिया में सुर्खियों में रहा। उसके बाद गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन से मुस्लिमों के मन में यह भावना और गहरे तक घिर गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उनका और ज्यादा खिलाफत की जाएगी। हालांकि इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। बागड़ का इलाका हरियाणा के तीनों लाल परिवारों यानी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल की कर्मभूमि रहा है। विधानसभा सीटों के लिहाज से ये जीटी रोड बेल्ट के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एरिया है। यहाँ के 5 जिलों में जाट वोटरों का डोमिनेंस है। 2014 हो या फिर 2019, कोई पार्टी इस इलाके में एक तरफा जीत दर्ज नहीं कर पाई। इस बार भी रिजल्ट मिक्स रहने के चांस है। सिरसा की 5 सीटों पर देवीलाल कुंबे का दबदबा रहा है, लेकिन परिवार में हुई फूट के बाद 2019 के नतीजे चौटाला फैमिली के लिए सुखद नहीं रहे। ओपी चौटाला की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे अभय चौटाला सिर्फ एलानाबाद सीट जीत पाए। चौटाला खानदान में जंग। सिरसा की 3 सीटों पर इस बार भी चौटाला परिवार आमने सामने है। रानिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रणजीत चौटाला के सामने अभय चौटाला के बेटे अर्जुन चौटाला हैं। अभय के बड़े भाई अजय चौटाला की जेजेपी यहां रणजीत का समर्थन कर रही है। डबवाली में इनेलो ने बीजेपी छोड़कर आए आदित्य देवीलाल चौटाला को टिकट दिया है, जिनके सामने उन्हीं के भतीजे और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला हैं। इस बार इनेलो सिरसा की 2 से 3 सीटों पर मुख्य मुकाबले में है। हिसार की 7 सीटों पर 3 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय भारी दिख रही है। आदमपुर में लोकल बनाम बाहरी का जो नारा चल रहा है वो कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य के पक्ष में काम कर सकता है।
हिसार शहर सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल ने बीजेपी के कमल गुप्ता की राह में कांटे बो दिए हैं। भिवानी की चारों और फतेहाबाद की तीनों सीटों पर मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है, तो शाम सीट जीतना किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति के लिए नाक का सवाल बन गया है। चरखी दादरी की दोनों सीटों पर कांग्रेस को अपर हैंड कह सकते हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य मेवात जिले की तीनों सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। 2014 में यहां पर 2 सीटों पर इनेलो के विधायक बने, जबकि तीसरी सीट निर्दलीय के पक्ष में आई। पिछले साल हिंदू संगठनों की ब्रज मंडल यात्रा के दौरान हुए दंगों के कारण नू देश दुनिया में सुर्खियां बना। उसके बाद हुई गिरफ्तारियों और बुलडोजर एक्शन से मुस्लिमों के मन में ये भावना और गहरे तक घर कर गई कि बीजेपी उनके खिलाफ है, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। हिंसा का सबसे ज्यादा असर नूह शहर और इसके लगते इलाकों पे पड़ा था। बीजेपी ने सीट से हिंदू कार्ड खेलते हुए अपने मुस्लिम नेता जाकिर हुसैन की जगह संजय सिंह को उतारा है। राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले संजय सिंह 2019 में सोहना से विधायक बने थे। इस बार उन्हें नूह शिफ्ट किया गया। 40-40 साल से जवान मांगते थे कि 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, मगर कांग्रेस के माथे पर जू नहीं रहती थी। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, और 15 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन कर जवानों का सम्मान करने का कहा। और आज इसका तीसरा संस्करण लागू हो चुका है। 3 बार 1 रैंक 1 पेंशन में बढ़ोतरी करने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, बड़ी चिंता की बात है, हथीन से लेकर थानेसर और पलवल में कांग्रेस की रैलियां होती हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं तो टीवी पर देखकर बड़ा चिंतित हूं, और राहुल गांधी रोकते भी नहीं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जो पार्टी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, हरियाणा इसके साथ रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, लगवाते हो, किसको खुश करना चाहते हो? ये तो हरियाणा है, यहां से नौनिहालों ने अपना खून देश की रक्षा के लिए बहाया है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय मुद्दों को उठा रही है। पीएम मोदी समेत अमित शाह धारा 370, आरक्षण, आतंकवाद को लेकर हमलावर हैं। साथ ही कांग्रेस शासन के समय दलितों पर हो रहे अत्याचारों का भी जिक्र कर रही है। तो वहीं कांग्रेस हरियाणा के मुद्दों को लेकर ही बीजेपी सरकार की घेराबंदी कर रही है। कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रदेश में बढ़ते अपराध को प्रचार का हथियार बना रही है। दोनों ही दल रणनीति के तहत एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं और मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।